अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अंबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे हमने अपने कल के टॉपिक में डिस्कस किया था, अगर हमारा थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे नेक के अंदर मौजूद होता है, अगर ये थायराइड हार्मोन को कम प्रोड्यूस करे, मतलब इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, तो क्या चीज़ें होती हैं बॉडी के ऊपर, उसके क्या असरात होते हैं। हमने कल हाइपोथायराइडिज्म को डिस्कस किया था। इसी तरह आज हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अगर थायराइड ग्लैंड हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे। यानी कि आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो रहेगा वो हाइपरथायरॉयडिज्म रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई वो टॉपिक डिस्कस करूं जो आप लोगों का हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस चल रहा है, और साथ साथ आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, यानी कि आप मुझे मैसेज करके भी कह सकते हैं, तो फिर हम वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली हाइपरथायरॉयडिज्म में होता क्या है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है जो हमारे नेक के अंदर मौजूद होता है, ये हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी वजह से बॉडी पे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि थायराइड हार्मोन जो है वो हमारे मेंटल डेवलपमेंट में और हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा इसका रोल है। तो जब ये ग्लैंड आपका इसी हार्मोन को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो उससे इफ़ेक्ट ये होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इस मेटाबॉलिज्म के फास्ट हो जाने की वजह से बॉडी के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, कुछ सिम्टम्स जो पेशेंट हैं वो डेवलप करना शुरू करते हैं। जो इसका स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम जो आप देखेंगे अपनी बॉडी के अंदर, वो ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है। इन मरीज़ों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, या इन पेशेंट्स में जिनमें हाइपरथायरॉयडिज्म का इशू होता है, ये प्रेफर करते हैं ठंडी जगह पे रहना। इवन कि सर्दियों के मौसम में भी इनको गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है, मतलब हीट इंटॉलरेंस इनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्वेटी रहते हैं, हाथ बहुत ज़्यादा स्वेटिंग रहेगी हर टाइम। वज़न में बहुत ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाती है, बजाय इसके कि इनकी भूख बहुत ज़्यादा होती है। या सादे अल्फाज में आप ये कह लें कि ये बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी इनका लगातार वज़न जो है वो कम हो रहा होता है। उसके अलावा ये है कि इनको मोशन की शिकायत रहती है, ज़्यादातर टाइम इनको डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है। उसकी वजह से ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी लेते हैं, लेकिन इनका डायरिया जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा होता। बॉडी के अंदर जो स्किन चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर की थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने हाइपोथायरॉयडिज्म में डेवलप किया था कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आप देखेंगे कि आपको मेंस्ट्रुअल जो है वो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उसमें फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, हैवी मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाती है। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर आपको स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन होती है, लाइक बहुत कम आपको मेंसेस आ रहे होते हैं। लेकिन इसमें भी यही इशू होता है कि फिर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा ये कि स्किन चेंजेस जो आती हैं, स्पेशली आपके स्किन के ऊपर कुछ एडिमा टाइप चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और वो स्पेशली आपके लोअर लिम्ब जो शिन का एरिया होता है उस पर बहुत ज़्यादा होती है। मूड स्टेबिलिटी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, लड़ाई इन लोगों की बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, रात को सही तरीके से नींद नहीं आती है, हर टाइम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा इनको अमूमन ऐसा होता है कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही होती है। ये कहते हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है जैसे दिल हमारा बहुत ज़ोर से धड़क रहा है। तो ये वाले भी सिम्टम्स इनको बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। फिर एक चीज़ है कि जो हाइपरथायरॉयड पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो आइज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड करना स्टार्ट हो जाती हैं। ये स्पेशली इनके अंदर चेंज ये डेवलप करते हैं, और इनको वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि इनकी आंखें बाहर की तरफ आना शुरू हो गई हैं। एनीमिया भी डेवलप कर लेते हैं, खून की कमी भी हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन पेशेंट्स के अंदर होना स्टार्ट होंगी। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि हमें हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, अब इसको हम डायग्नोज किस तरह कर सकते हैं। इसको भी डायग्नोज करने का वही सिंपल तरीका है कि आपको थायराइड प्रोफाइल करवाना है। इसके अंदर TSH जो है वो कम हो जाएगा, और थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे T3 और T4 बहुत ज़्यादा होंगे। आप अल्ट्रासाउंड नेक करवा कर देख लें, तो अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको वैसे तो गॉइटर आपको नज़र आ रहा होता है इसके अंदर भी, लेकिन उसके अंदर हमें नोड्यूल्स का पता चल जाता है कि मल्टी नोड्यूलर है या सिंगल नोड्यूल है। उसके अलावा ये होता है कि आप स्कैन करवाते हैं, थायराइड स्कैन। इसमें भी होता यह है कि ये हाइपरथायरॉइड है, हाइपर एक्टिव कंडीशन है, तो इसमें जो रेडियो एक्टिव आयोडीन की अपटेक होती है वो बहुत ज़्यादा आती है हमारे पास।
अच्छा जी, हम ये चीज़ डिस्कस कर लें कि थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। देखिए, जिस तरह हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑटो इम्यून है, इसके अंदर भी मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो ऑटो इम्यून ही है, जिसमें भी ऑटो एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन होती है, फिर हमारे डिफरेंट सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन होती है थायराइड ग्लैंड में, और वो जो है बल्जिंग आउट हो जाती है हमारे थायराइड ग्लैंड की। उसके अलावा ये होता है कि कुछ लोगों को जो ओवरवेट होते हैं वो लोग खुद से ही विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन उन्हें कुछ सर्चेस करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि भाई थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं या थायरॉक्सिन जो है वो आपका वेट कम करवाते हैं, तो वो इसको लेना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम फिक्टिशियस थायरॉइडाइटिस कहते हैं, मतलब खुद मेडिसिन लेने की वजह से थायराइड के सिम्टम्स को डेवलप कर लेना। फिर ये है कि कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके बाद भी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा हार्मोन की प्रोडक्शन करना स्टार्ट करता है। और इन वायरल इन्फेक्शंस के बाद जब आप ये चीज़ें डेवलप करते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको ये नहीं लगेगा कि आपका थायराइड ग्लैंड प्रोट्रूड हुआ है, तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपके अंदर सारे हाइपर थायराइड वाले सिम्टम्स ज़रूर आ जाएंगे। कुछ लोगों में, कुछ फीमेल्स के अंदर आफ्टर प्रेगनेंसी जो होता है वो भी हाइपरथायरॉयडिज्म की वो कंडीशन को डेवलप करती हैं, तो उनके अंदर भी हमें थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन सिम्टम्स जो सारे हैं, साइन और सिम्टम्स, वो हाइपरथायरॉयडिज्म के मिलेंगे। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। देखिए, इसमें डिस्कशन करने की ये बात है कि हम कुछ इसमें एज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। अगर आप लेस देन 40 इयर्स हैं तो हम मेडिकेशंस पे रखते हैं, या फिर पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं कि वो सर्जरी करवा लें। और अगर आपकी एज मोर देन 40 इयर्स है तो हम एडवाइस करते हैं कि आप रेडियो आयोडीन थेरेपी करवा लें, उससे भी ये जो है वो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। देखिए, जो मेडिकेशंस एडवाइस की जाती हैं, एक तो ये है कि मेडिकेशंस आप 18 टू 24 मंथ्स के लिए लेते हैं, लेकिन उसमें भी 50% चांसेस ये होते हैं कि दोबारा से आप हाइपरथायरॉइड कंडीशन में डेवलप कर लेते हैं, दोबारा से आपका हार्मोन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इस सूरत के अंदर हम पेशेंट्स को सर्जरी एडवाइस करते हैं। जो पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है ना, वो सर्जरी को लेकर होता है कि बहुत ज़्यादा जो फीमेल्स होती हैं या मेल्स के अंदर भी, कि वो सर्जरी करवाना प्रेफर नहीं करते हैं। देखिए, इसमें यह है कि अगर आप मेडिकल थेरेपी पे रहेंगे, ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। अगर आप प्रोलॉन्ग इसकी मेडिकेशंस नहीं ले सकते, क्योंकि इस मेडिकेशंस के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और फिर आपको आफ्टर स्टॉपिंग द मेडिकेशंस आप ये दोबारा से इसके सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप सर्जरी करवा लें। तो इसका जो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इसकी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, तो इसमें सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं। ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केसेस के अंदर हो जाता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, अदरवाइज़ इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, ये सेफ़ होती है। इट्स बेटर टू गो फॉर द सर्जरी कि आप लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस लें, आप सर्जरी करवा लें। दूसरी चीज़ ये है कि आफ्टर 40 इयर्स ऑफ द एज हम रेडियो आयोडीन थेरेपी एडवाइस करते हैं कि आप वो करवा लें। तो अगर आप, क्योंकि 40 इयर्स के बाद आपको मॉर्बिड कंडीशंस में भी चले जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियरली इल होते हैं, तो वो सर्जरी नहीं करवा सकते, मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट डेवलप कर चुके होते हैं, या कभी ऐसा होता है कि सर्जरी करवाने के बाद भी कोई एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड का रीजन जो होता है वो रह जाता है, जिसकी वजह से दोबारा सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उन सब में फिर हम रेडियो आयोडीन थेरेपी एडवाइस करते हैं। रेडियो आयोडीन थेरेपी जो होती है वो हम कुछ कंडीशंस में हैं वो हम अवॉइड करते हैं कि हम ना दें। एक तो ये कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो नहीं करवाएंगे। दूसरा ये कि अगर आप फीडिंग करवा रहे हैं अपने बेबी को तो नहीं करवाएंगे। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपने आई साइन डेवलप किए हुए हैं तो आप ये बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, आप इसको नहीं करवाएंगे। देखिए, आई साइन के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि प्रोट्रूजन होनी शुरू हो जाती है आई बॉल्स की। उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ख्याल रखना होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिवली आइज़ जो हैं वो बाहर आ रही हैं, या आपको लग रहा है कि प्रोट्रूजन्स हो रही हैं, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास चले जाएं। या अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आंखों के अंदर बहुत ज़्यादा चुभन रह रही है, तो हो सकता है कि वो आपका जो कॉर्निया है वो डैमेज हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहने की वजह से, तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर ये कि आपको ब्लरिंग ऑफ विजन, यानी कि आपको कम नज़र आना शुरू हो गया है, तो भी आप फ़ौरन से अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि इसका जो है वो बहुत ज़्यादा हमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना होता है इसका आई साइंस का।
इसमें जो बेसिकली अगर आपने आई साइंस डेवलप कर लिए हैं तो उसमें ट्रीटमेंट ये है कि आपको अपनी आइज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, यानी कि ल्यूब्रिकेंट्स आपको आइज़ में डालते रहना है कि आइज़ बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो। रात को अगर सोते वक्त इस तरह की कंडीशन हो गई है कि आपकी आईलिड्स बंद नहीं होती तो आप इनको टेपिंग कर लें ताकि रात के टाइम पे आंखें बहुत ज़्यादा खुली ना रहें। बाहर आप जब बाहर निकलते हैं तो कोशिश करें कि ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि कॉर्नियल डैमेज ना हो। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। आइज़ का अगर प्रोट्रूशन हो रही है तो फ़ौरन आप डॉक्टर से के पास चले जाएं कि अगर नीड है सर्जरी की, क्योंकि एक दफ़ा अगर ब्लाइंडनेस हो गई तो वो परमानेंट हो जाती है फिर, तो इसलिए उससे पहले हमें इसका ट्रीटमेंट करना होता है। अब हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं ये है कि हाइपरथायरॉयडिज्म और प्रेगनेंसी में इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर इसके इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि अब आपके स्टिल बर्थ हो सकती है, बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ ना हो ये हो सकता है, आप अबॉर्ट कर जाएं ये भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज हो सकती हैं, कोई कंजेनाइटल एनोमलीज आ सकती हैं, हार्ट डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, एरिथमियाज वगैरह, वो ये सारी चीज़ें अगर प्रेगनेंसी में हम हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट ना करें तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है जो हम डेवलप करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम हाइपरथायरॉइड हो रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में अमूमन जो है वो इसके सिम्टम्स जो है वो कोइंसाइड्स कर जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के कुछ अपने फीचर्स भी होते हैं, कुछ अपने सिम्टम्स भी होते हैं। उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है वो ये है कि आप वेट गेन ना कर रहे हो, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। आप प्रेगनेंसी में वेट गेन नहीं हो रहा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आपकी धड़कन में तेज़ महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहना शुरू हो गए हैं, तो ये कुछ ऐसे साइन हैं कि आपको फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको अपने थायराइड ग्लैंड का थायराइड हार्मोन का टेस्ट करवा लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में हम सर्जरी को अवॉइड करते हैं, हम नहीं करते सर्जरी, हम सिर्फ मेडिकल थेरेपी पे रखते हैं, और रेडियो आयोडीन थेरेपी तो वैसे ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो हम मेडिसिन के ऊपर कंट्रोल करते हैं पेशेंट को। और उसके बाद आफ्टर डिलीवरी भी हमें ये ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डिलीवरी के बाद भी इसका जो हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स है, तो आपको मेडिकेशंस को बाद तक भी कंटिन्यू रखना होता है। फिर अगर आपको बेहतर लगे कि आप सर्जरी करवाना चाहते हैं तो फिर आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? इसकी कॉम्प्लिकेशन यही है कि आप वेट गेन नहीं करेंगे, मेंटल डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाती है, हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट आता है, आप अरिथमियाज में जाते हैं, या हार्ट बहुत ज़्यादा कभी कभार ऐसा होता है कि तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है और उसके बाद वो बंद हो जाता है, तो ये भी इसमें डेवलप करते हैं। और दूसरा ये होता है कि थायराइड टॉक्सिकोसिस जो क्राइसिस होता है वो आप डेवलप कर लेते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन होती है, इसलिए हमें टाइमली थायराइड को हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करना चाहिए। और अगर जो भी इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटी है वो रखनी चाहिए। अगर आप ये सिम्टम्स डेवलप कर रहे हैं तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसर्न करें, इसके टेस्ट करवाएं रेलेवेंट, ताकि आप इस कंडीशन की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।